हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर बेसिकली यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का पार्ट 4 है। पार्ट 2 में हमने कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो और स्पेरिकल जो सेल है उसके आउटसाइड में, और पार्ट 3 में हमने एट द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी। तो आउटसाइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, जिसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर and to q and potential is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r, और जो कि एट ए सरफेस पर E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon a square, where a is the radius of the sphere and v is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon a, ये हमने कैलकुलेट किया था। इस केस में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर एंड द हॉलो स्फीयर के केस में इनसाइड पॉइंट पर कि सरफेस से इनसाइड के किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ा हैवी कैलकुलेशंस है, तो इसलिए फॉर द सिंप्लिसिटी के लिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर मैंने k से डिनोट किया है, जिसको हम फाइनल रिजल्ट में q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे कि हम शुरू से हमारा जो एजम्पशन था कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्पेरिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली स्पेरिकल सिमेट्री है। तो गॉस लॉ की जो फर्स्ट कंडीशंस हैं, और जो सेकंड है यूनिफॉर्मली चार्ज, हमने होमोजेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पहले से ही हमने कंसीडर किया है। दैट मीन्स इनसाइड पॉइंट्स पर भी हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज इस केस में कोई पॉइंट बी है जो इनसाइड पर है, तो जिसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है, तीनों केस में कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग केस में भी हमने आर डिस्टेंस पर एक बी पॉइंट एज्यूम किया, एंड जो हॉलो स्फीयर है इस केस में भी हमने आर पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी कंसीडर किया। तो गॉस लॉ का जो फर्स्ट स्टेप है, तो हम एक मैथमेटिकली हाइपोथेटिकल जो गॉसियन सरफेस है वो ड्रॉ करते हैं, और जो डिस्टेंस लेते हैं हम उसकी रेडियस के बराबर हम उसकी लेंथ के बराबर एक रेडियस का हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और बेसिकली गॉसियन सरफेस जो है ये पार्टिकल का जो सिमेट्री है उसकी सिमेट्री के बेस पर हम गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सिमेट्री स्पेरिकल सिमेट्री है, तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी गॉसियन स्फीयर हम बेसिकली ड्रॉ करेंगे। तो तीनों केस में हम गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करते हैं। हमने गॉसियन स्फीयर आर रेडियस का हमने ड्रॉ किया है, और इस केस में फिर हम गॉस लॉ यदि अप्लाई करें तो ये मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो जो गॉस लॉ है बेसिकली लाइक द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री है, तो सिमेट्री के कारण जो है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा, और चार्ज का होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दैट मीन्स जो गॉसियन सरफेस है इसमें जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऑल ओवर जो सरफेस है उसमें कांस्टेंट होगा। तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, दिस इज दी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और जो डी ए हम बेसिकली एरिया कंसीडर करते हैं गॉस लॉ में, तो हम बेसिकली गॉसियन सरफेस पर है इसमें स्मॉल सरफेस एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, जैसे पी पॉइंट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन की दी जो सरफेस वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड डायरेक्शन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में यदि हम डीए का ऑल ओवर सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा। गॉसियन सरफेस जो है वो हमारा स्पेरिकल शेप में, एंड विद स्फीयर का सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड देन इज इक्वल टू क्यू इनक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम तीनों केस में इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट मीन्स अप्लाइंग द गॉस लॉ, फर्स्ट केस ये कंडक्टिंग सॉलिड है, 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इंक्लूज बाय, जो टोटल चार्ज है ये इंक्लूज बाय द गॉसियन सरफेस है। तो इस केस में हम देखेंगे गॉसियन सरफेस हमारा ये आर रेडियस का सरफेस है, तो इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे उनकी जो वैल्यूज है क्यू उसको हम कंसीडर करेंगे। बट कंडक्टिंग सॉलिड या कंडक्टिंग जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की लास्ट फ्यू लेक्चर्स में, कि
इसमें जितना भी चार्ज हम उसको देंगे वो पूरा का पूरा चार्ज जो है उसके सरफेस को एक्यूमुलेट करता है, और इनसाइड जो है वो जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो बेसिकली इक्वल टू जीरो। देन इनसाइड पॉइंट ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी इक्वल टू जीरो। यहाँ बाउंड चार्ज है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन में उनका कोई रोल नहीं है, बट हम केवल फ्री चार्ज से के लिए कंसिडर करेंगे। तो जितने भी फ्री चार्ज है वो सरफेस में एक्यूमुलेट होंगे, दैट मीन्स दैट इनसाइड द सॉलिड द फ्री चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो गॉसन सरफेस है इसके अंदर भी जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो बेसिकली जीरो है। दैट मीन्स इस केस में गॉसन सरफेस का टोटल चार्ज इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहाँ कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में जो टोटल इनक्लोज बाय द गॉसन सरफेस होगा, टोटल चार्ज होगा इज इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देन E इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू जीरो। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड एक्ट R इज लेस देन A, रेडियस से कम डिस्टेंस पर, वो कंडक्टिंग सॉलिड के केस में दिस इज इक्वल टू जीरो। ये चीज क्लियर हो, सिंपल सा है। अब हम नॉन कंडक्टिंग से पहले हॉलो स्फीयर की बात करेंगे, क्योंकि ये सिंपल भी इसी पैटर्न में सॉल्व होगा। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए हम गॉस लॉ की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लेकर हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस की है। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसन सरफेस। तो हॉलो स्फीयर के केस में आर रेडियस गॉसन सरफेस है, और हॉलो स्फीयर के केस में जो टोटल चार्ज हम उसको गिवन कर रहे हैं वो इसके सरफेस एरिया पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और अंदर पूरा चार्ज फ्री स्पेस है। दैट मीन्स ये चार्ज फ्री स्पेस है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जो गॉसन सरफेस के अंदर भी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। दैट टोटल चार्ज इनक्लूड बाय दिस गॉसन सरफेस दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो स्फीयर इज आल्सो जीरो। बेसिकली हॉलो स्फीयर में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि बेसिकली ये जो लेयर है ये वेरी थिन लेयर है। हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की एक सिंगल लेयर का सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। तो इस केस में ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों केस में चार्ज जो है वो सरफेस में ही आपके होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेंगे। तो इस केस में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का कोई कंसेप्ट हम सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिंपली एक हॉलो स्फीयर है। तो हम कह सकते हैं कि हॉलो स्फीयर के केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इनसाइड में दिस इज इक्वल टू जीरो। चीज क्लियर होगी। बट नॉन कंडक्टिंग केस में ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाती है कि नॉन कंडक्टिंग के केस में जब हम कोई चार्ज हम सप्लाई करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, वो बेसिकली चार्ज सपोज हम पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो चार्ज ऑल ओवर वॉल्यूम में होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। दैट मीन्स जो गॉसन सरफेस के अंदर है उसमें भी सम अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। तो हम इसमें भी गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म लेंगे E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज total surface area of a Gaussian surface is equal to total charge enclosed by this Gaussian surface। तो बेसिकली इसके अंदर कितनी अमाउंट की चार्ज है वो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी चार्ज डेंसिटी की। तो सपोज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर, ये होल स्फीयर की चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम में सिग्मा चार्ज है, और जिनको हम से टोटल चार्ज क्यू है तो क्यू से रिलेट करें तो टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर दिस इज 4 पाई बाई 3 पाई, और रेडियस कितनी दिस इज ए क्यूब। 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर, ये किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है। देन 4 बाई 3 पाई ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिकली। और यदि हम इस जो गॉसियन सरफेस है बेसिकली इस गॉसियन सरफेस के अंदर यदि हम टोटल चार्ज क्यू डैश मानते हैं तो ये क्यू डैश की हम कैलकुलेशन चार्ज डेंसिटी कर सकते हैं। दैट इज चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर। ये बेसिकली हमने देखा कि जो गॉसियन स्फीयर ने टोटल चार्ज इंक्लूज किए हुए हैं, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा की हम वैल्यू रख देंगे Q अपॉन 4 बाई 3 पाई ए क्यूब, ये सिग्मा की वैल्यू है। और द सरफेस वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस बेसिकली गॉसियन स्फीयर है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है दिस इज अगेन 4 बाई 3 पाई
एंड रेडियस, इस समय गॉसियन स्फीयर की बात करें तो रेडियस भी गॉसियन स्फीयर की, जिसे हमने आर माना है, देन आर क्यू, दिस इज आर क्यू। इक्वेशन हम देखते हैं 4/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, दैट मींस क्यू डैश इज इक्वल टू दिस इज क्यू आर क्यू बाई ए क्यू। तो बेसिकली इतना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूज है, और वही चार्ज की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट अप करनी है। जो गॉस लॉ है वो बेसिकली गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज इंक्लूज है उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स क्यू डैश हम मान रहे क्यू डैश है एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू डैश की जो वैल्यू है क्यू आर क्यू अपॉन ए क्यू। इस केस में ई इज इक्वल टू कह सकते हैं 4 पाई से अपॉन मान लेगा तो 2 अपॉन 4 पाई एंड दिस एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की वैल्यू होगी देन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन ए क्यू। ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, आर स्क्वायर से एक आर क्यूब आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा आर एंड दिस इज ए क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और इसे हम डायरेक्शन बेस में कहें तो डायरेक्शन बेस में दिस इज ऑलवेज रिलेटिव आउटपुट। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो ई है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल है टू आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कांस्टेंट टर्म है, क्यू कांस्टेंट है 1/4 पाई, ए क्यू बेसिकली ए जो है रेडियस है स्फीयर की वो फिक्स है, दैट मींस ई इज प्रोपोर्शनल टू आर। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हम कह सकते हैं कि जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे सेंटर से हम सरफेस की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इंक्रीज होगा आर के प्रोपोर्शनली, और सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा 1/r के रिफरेंस में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का इस रीजन में अलग वेरिएशन है और आउटसाइड रीजन में डिफरेंट वेरिएशन है। तो E बेसिकली 1/r स्क्वायर बेसिकली पॉइंट चार्ज या आउटसाइड द स्फीयर के लिए है। ये इनसाइड की बात करेंगे तो सिचुएशन डिफरेंट रहती है। E का जो वेरिएशन है वो डिस्टेंस के साथ डिफरेंट है। तो सेंटर से सरफेस तक E जो है वो इंक्रीज होगा, और सरफेस से इन्फिनिटी तक E जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा 1/r स्क्वायर के रेशो में। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये फिजिकल एक्सप्लेनेशन है। और इन टॉपिक के बाद लास्ट में इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कंबाइंड में कंपैरेटिव जो 5 केस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। तो ये बेसिकली हमें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पॉइंट में हमने कैलकुलेट कर दी है। तो हमने सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। तो हम कह सकते हैं कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जीरो, आउटसाइड में दिस इज वैरी 1/r स्क्वायर। नॉन कंडक्टिंग केस में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज वैरी प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड में फिर अगेन 1/r स्क्वायर के टर्म्स में डिक्रीज होगा। हॉलो स्फीयर के केस में इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एंड आउटसाइड में 1/r स्क्वायर के टर्म्स में डिक्रीज होगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं पोटेंशियल की। तो देन पोटेंशियल बेसिकली हम डिफाइन करते हैं माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हम इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट तक ला रहे हैं जहाँ पर ऑब्जर्वेबल पॉइंट है, तो लाइन इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डीएल, और जो डीएल डायरेक्शन है वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन में हम लेते हैं। ये ऑलरेडी हम फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एल, और ई और जो डीएल वेक्टर है इनके बीच एक ये एंटी पैरेलल है, क्योंकि ई हम डायरेक्शन आउटवर्ड ले रहे हैं और जो मोशन है वो हम इनवर्ड बना इन्फिनिटी से इनटू द स्फीयर में आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये दोनों एंटी पैरेलल है। दिस इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो -1, तो ई डीएल माइनस ई डीएल, और डीएल को हम रिप्लेस करते हैं डीआर से। तो जैसे जैसे डीएल डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो डीआर डिस्टेंस डिक्रीज होगी। डीएल हम अपोजिट डायरेक्शन में सपोज अप से डाउन ले रहे हैं और डीआर हम डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट फ्यू लेक्चर्स में। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दिस इज ई एंड देन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू आर इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर, दिस इज वी। इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यूज करूँगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमें एक कंडक्टिंग सॉलिड का
इनसाइड जो पॉइंट पी है वहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो देन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, दैट इज इन्फिनिटी पॉइंट से हमें बेसिकली इस आर पॉइंट तक चार पार्टिकल को मूव कराना है, एंड दिस इज ई इंटू डी आर, एंड दिस इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर रहा है, बट इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसमें वेरिएशन है। ये पूरी जर्नी में 0 से इन्फिनिटी से लेकर पी तक ये केवल ये बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल है ये दो रीजन को क्रॉस कर रहे हैं, आउटर रीजन को और एक इनसाइड रीजन को। और आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली Q/4πε/r² है, जबकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो हम डायरेक्ट ये E = 0 लिखेंगे, क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और जब चार्ज में इन्फिनिटी है तो आउटसाइड रीजन को भी क्रॉस करेगा, और जो आउटसाइड रीजन को ये क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद ये इनसाइड में इंटर करेगा, तो आउटसाइड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो डिफरेंट है। तो दैट मीन्स हमें जो लाइन इंटीग्रेशन करना है वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में भी करना है, एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में भी करना है। ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि जो जर्नी है वो बेसिकली ये पूरी आउटसाइड रीजन को क्रॉस करेगा, फिर वो सरफेस को क्रॉस करके इनसाइड में इस पॉइंट पर आपका पहुंचेगा। आपका जो पॉइंट चार्ज है, या जो हम जनरली टेस्ट चार्ज है जिसके लिए हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, तो दैट मीन्स द चार्ज पार्टिकल इनकाउंटर दिस टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आउटसाइड वेरिएशन और एक इनसाइड वेरिएशन। तो दैट मीन्स जो इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी टू आर है, ये बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर ए तक ए की वेरिएशन है, दिस इज K/r²। यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस Q/4πε0 को बेसिकली K से डिनोट कर रहा हूँ, और इसको सिंपल करने के लिए कांस्टेंट है, बाद को फाइनल रिजल्ट में हम इस K की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो दिस इज K/r², ये आउटसाइड रीजन में है। या हम कैसे कर सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर r is greater than a, dA plus infinity to a and a to r, electric field r less than b, that means inside of electric, this is dA, अब हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, infinity to a इलेक्ट्रिक फील्ड है, this is K/r² into this is the dr, this is dr। तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको K into 1/r² से डिनोट कर रहे हैं, और इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली r is less than a, this is equal to 0, तो देन 0 into dr, तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, सो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज K/r या K विद लिमिट के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं पोटेंशियल है वो बेसिकली K की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4πε0 Q/A, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड ऑफ इट द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में जो पोटेंशियल है, जिसे 1/4πε0 Q/A, दिस इज क्लियर होगी। जब सरफेस में इसको कंपेयर करेंगे सिस्टम को सरफेस के पोटेंशियल से, तो बेसिकली सरफेस में भी सेम अमाउंट का पोटेंशियल है, तो इसका मतलब हो गया कि जो सरफेस से लेकर सेंटर तक है वो पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस से सेंटर तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इनसाइड 0 है। इस वजह सरफेस से पॉइंट तक कंडक्टिंग चार्ज के केस में, कंडक्टिंग सॉलिड्स पर के केस में चार्ज पार्टिकल को सरफेस से पॉइंट तक मूव करने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना, क्योंकि वो पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाएगा। तो इन कंडक्टिंग जो स्फीयर है वो बेसिकली इनसाइड वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है या सरफेस बोल सकते हैं बेसिकली, या वॉल्यूम है या रीजन है, इक्विपोटेंशियल रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जो पोटेंशियल है वो आपके कंटिन्यूअस है एक सरफेस से इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, इस पूरे रीजन में। तो ये इक्विपोटेंशियल रीजन है, क्योंकि जो पोटेंशियल सरफेस में है वही पूरे इनसाइड में भी है। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है इसका बेसिकली।
और यदि हम हॉलो स्फीयर की बात करें तो हॉलो स्फीयर के केस में v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर टी डी आर। इस केस में बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएशन है वो इन्फिनिटी से ए तक डिफरेंट और ए से आर तक डिफरेंट है। तो दैट मीन्स इन्फिनिटी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डी एल डी आर सॉरी एंड प्लस ए टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आर लेस देन ए इनटू डी आर। तो v इज इक्वल टू दैट, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू ए और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड था। दिस इज k इंटू 1/r², k इंटू 1/r² डी आर, और जो इनसाइड में है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स एकदम आपका ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं v इज ऑल्सो इज इक्वल टू k अपॉन a। यदि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें और यदि साथ में लिमिट भी आप रखें तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो स्फीयर। तो हम हॉलो स्फीयर का केस भी आप सेम आप देख रहे हैं। इस हॉलो स्फीयर के इनसाइड और हॉलो स्फीयर के सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपैरिजन में दे आर सेम। दैट मीन्स जो हॉलो स्फीयर का जो इनसाइड रीजन है वो इसलिए इक्विपोटेंशियल रीजन है। दैट मीन्स सरफेस से सेंटर तक मूव करने में चार्ज पार्टिकल को कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करनी पड़ेगी या उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना। विदाउट कोई एक्सटर्नल वर्क के वो सेंटर से कहीं भी आपका मूव कर सकता है। ये बेसिकली ये हॉलो स्फीयर के केस में। अब हम आते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। तो कंडक्टिंग स्फीयर के केस सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। तो v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर तो इस केस में भी जो है सेम केस है, इन्फिनिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है तो पहले इंटीग्रेशन जो साइन है वो इन्फिनिटी टू ए एक पार्ट को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट है। इन्फिनिटी टू ए एंड दिस इज बी आर ग्रेटर देन ए इनटू डी आर प्लस फिर ए टू आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए लेस देन आर लेस देन ए डी आर एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू ए माइनस साइन v इज इक्वल टू और इन्फिनिटी टू ए दैट मीन्स आउटसाइड पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में k अपॉन 1/r², दिस इज k अपॉन r² इनटू dr प्लस a टू r के केस में इनसाइड पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ। तो इसमें भी हम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को हम फिर k से डिनोट करेंगे सिंपलिसिटी के लिए कैलकुलेशन के। तो उसके बाद जो बचता है वो r अपॉन a क्यूब बचेगा एंड दिस इज dr। दिस इज एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड की बात करें इसमें q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 हम k से डिनोट कर रहे हैं एंड देन r अपॉन a क्यूब बेसिकली ये सॉल्व है। और लिमिट ये है तो दिस इज इक्वल टू माइनस, इसको आप सॉल्व करिए, ऑलरेडी हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं एंड दिस विल बी k अपॉन a आ जाएगा, k अपॉन a ये माइनस साइन है फिर ये माइनस हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू r का ये k बाई a आपका कांस्टेंट है, k बाई a की पावर 3 आपका कांस्टेंट है। r का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा दिस इज r² बाई 2 और लिमिट कौन सी रहेगी इसमें, दिस इज a टू r लिमिट, a टू r लिमिट। तो हम कह सकते हैं माइनस k बाई a माइनस k बाई a क्यूब and this is r square minus a square by 2, r square minus a square by 2 लिमिट लगाएंगे तो a square माइनस r square माइनस लोअर लिमिट a square अपॉन 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन के साथ आएगी, बेसिकली माइनस है तो माइनस के साथ ये जो इंटीग्रेशन है ये माइनस 1/r होगा तो माइनस माइनस का ये पॉजिटिव हो जाएगा सॉरी, और ये प्लस ये माइनस होने के साथ प्लस कर देंगे, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो ये दिस इज प्लस है तो इससे हम निकाल सकते हैं k अपॉन a माइनस k बाई a क्यूब 2a क्यूब सॉरी k
के को इस a बाई ए क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज या हम इसको सिंपली के स्क्वायर मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली मान लेते हैं, एंड दिस इज 1 बाई ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस माइनस का प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज 2 बी आएगा, दिस इज 2 है प्लस 1 बाई 2a 1 बाई 2a एंड दिस इज इक्वल टू, तो 1 बाई ए ये है, 1 बाई 2 ये है, तो हम कह सकते हैं 3a बाई 3 3 बाई 2a माइनस आर स्क्वायर बाई 2a क्यूब और बाहर से आपका के है, ये वैल्यूज होती है। ये चीज क्लियर होगी। इसको हम इस पोर्शन पर हम सॉल्व करते हैं, इस पोर्शन पर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो के वी इक्वल टू है के अपॉन में हम 2a क्यूब एलसीएम ले लें, तो दैट 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस केस में v कह सकते हैं, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, और इसमें हम देख सकते हैं जो पोटेंशियल है बेसिकली डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म आपके सारे कांस्टेंट है, तो बेसिकली आर जो है यही वैल्यू हो रहा है, तो आर स्क्वायर के टर्म्स में ये वेरिएशन हो रहा है। तो दिस इज पोटेंशियल इनसाइड द ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये चीज की होगी। और जो वेरिएशन है ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आउटसाइड में जो पोटेंशियल का जो वेरिएशन है इस केस में दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स सेंटर से जैसे सरफेस से जैसे हम दूर जाते रहेंगे तो पोटेंशियल 1 अपॉन आर स्क्वायर के टर्म्स में डिक्रीज होगा, बट हम जैसे पॉइंट है सेंटर से, तो सेंटर से जैसे हम सरफेस में जाएंगे तो पोटेंशियल इसका आर स्क्वायर के टर्म्स में इंक्रीज होगा, आर स्क्वायर के टर्म्स में इंक्रीज होगा पोटेंशियल, और सरफेस के बाद 1 अपॉन आर स्क्वायर के टर्म्स में डिक्रीज होगा। तो बेसिकली वेरिएशन कैसा होगा, इंक्रीज वेरिएशन होगा और इधर ये डिक्रीज वेरिएशन होगा। तो बेसिकली जो वेरिएशन है डिफरेंट वेरिएशन है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनसाइड केस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम हैं इनसाइड में, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पर निकाला था, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड में हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये आउटसाइड के केस में और ये इनसाइड के केस में, ये आपको ये दिख रहे होते हैं। वैसे हम होलो स्फीयर की बात करें तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन है 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल जो वेरिएशन है 1 अपॉन आर, और इनसाइड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट है, ये पोजीशन कांस्टेंट है जो इसके सरफेस पर है। ठीक है, सिमिलरली हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएशन 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज वेरिएशन 1 अपॉन आर के टर्म्स में, और inside the electric field is equal to 0 and the potential V is also constant, और constant कितना जितना उसके सरफेस में है। तो that is the equipotential region, this is not equipotential region but this is the equipotential region। तो ये 3 केस थे कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड हॉलो स्फीयर का। इसके लिए हमने पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इनसाइड पर कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल के लिए जो पार्ट 5th होगा उसमें हम इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी इनसाइड पर हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका फिजिकल इंटरप्रिटेट करेंगे। थैंक यू।